हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया था रिवीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और ये है सेकंड पार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अच्छा, इसमें मैं टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहा हूं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर और फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को मैंने एक अलग टॉपिक अलग वीडियो में इसलिए तोड़ा है क्योंकि बच्चे इसमें सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। मतलब अच्छे अच्छों के भांग भरोसे खुल जाते हैं इसमें आगे बढ़ते। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की मैं कुछ स्टार्ट करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, इसको छोड़ना नहीं है। इसका प्रैक्टिकल वैक्टिकल सब खत्म कर डालेंगे, आज यहीं गिरा के मारेंगे। ये टॉपिक यहीं खत्म हो जाएगा और सिवाय एनसीईआरटी की कोई किताब लेने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी किताब खोलो और अभी समझाता चला जाता हूं मैं। देखो, सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, मीनिंग समझो क्या है। कहता प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन ओवरऑल कैपिटल ऑफ द फर्म। मैंने कहा मेरी कंपनी की 100 करोड़ रुपए की कीमत है, इसमें से डेट से मैंने क्या बोलते 50 करोड़ लिया है और इक्विटी से 50 करोड़ लिया है, यानी बाहर से पैसे जो लिया है उसे डेट कहेंगे। डेट क्या होता है? बोरोड फंड, बाहर से मांगा हुआ पैसा, लौटाना पड़ता है। बैंक लोन, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब क्या है? बोरोड फंड है। और इक्विटी क्या होता है? ओनर्स फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सारी चीजें किसका पार्ट होती हैं? ओनर्स फंड का पार्ट होती है। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जैसे 100 करोड़ की कंपनी मेरी है, इसको कुछ इस हिसाब से बनाना होता है कि मेरी दो चीजें हमेशा कवर्ड रहें, एक फाइनेंशियल रिस्क, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी। ये दो याद रखना टर्म, फाइनेंशियल रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसका प्रोपोर्शनेट, कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रोपोर्शनेट डायरेक्टली इंपैक्ट करता है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, यानी शेयर होल्डर्स वेल्थ। और पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, क्या? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो डेट और इक्विटी के बारे में जान लिया। पहले मीनिंग क्या होता है, मिक्स बिटवीन डेट एंड इक्विटी इन ओवरऑल कैपिटल। डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, ये पता है। अब थोड़ी बहुत आगे की बातें नोट करते चलिएगा। देखो, डेट के साथ एक बदतमीजी है, उसे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? फिक्स्ड पेमेंट ऑब्लिगेशन है। बैंक से तुमने 8 करोड़ रुपए का लोन लिया है, फिर बैंक को तुम्हें 10% का ब्याज देना ही देना है। अगर बोला है, फिर इससे कोई मतलब नहीं कि तुम 80 करोड़ कमाओ या 800 करोड़ कमाओ या तुम कुछ भी ना कमाओ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अगर लोन लिया है तो चुकाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे एसेट्स बेच के हम अपना पैसा भर लेंगे, घर के कागज वगैरह तुम्हारे सब बेच बाच के हम अपना पैसा ले लेंगे। तो डेट के साथ क्या बदतमीजी है कि एक फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट है। इक्विटी के साथ ऐसा कोई पेमेंट बदतमीजी नहीं है। इक्विटी के साथ क्या है कि ओनर शेयर होल्डर्स ने पैसा शेयर्स के थ्रू उठाया है हमने, अब प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, तो इनको डिविडेंड मिलता है। अब ये दोनों ही जो सोर्सेस है, डेट और इक्विटी, ये दो मुद्दों पे दिखाए जाते हैं, टेके जाते हैं। क्या है? पहला एक होता है कॉस्ट और दूसरा होता है रिस्क। कॉस्ट और रिस्क। अब डेट की बात करो तो डेट आसानी से मिल जाता है, इसकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन इसमें जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है। क्यों रिस्क ज्यादा होता है? क्योंकि फिक्स्ड पेमेंट ऑब्लिगेशन जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाती है। इक्विटी के साथ क्या है कि इनको इनको तो डिविडेंड देना है ना, इनके साथ तो कुछ ऐसा नहीं कि फिक्स्ड पेमेंट ऑब्लिगेशन है कि डिविडेंड देना ही देना है, नहीं हुआ प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, तुम तो मालिक हो ना, तुम कौन सा क्रेडिटर हो। तो रिस्क क्या होगा? इसमें कम होता है, लेकिन कॉस्ट ज्यादा होती है। कॉस्ट कैसे ज्यादा हो जाती है सर? अरे भैया, शेयर से पैसा उठा रहे हो, अंडर राइटर को पैसा दोगे, कमीशन दोगे, ब्रोकरेज दोगे, 70 चीजें और करोगे, ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। यहां क्या है? बैंक का फॉर्म लाए, फॉर्म भरा, अपने एसेट दिखाए, इतना है, इतना लोन मिल गया, कहानी खत्म। तो यहां एक तरीके से ये भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आई होप यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट, ये जो दो चीजें मैंने बताई, कैपिटल स्ट्रक्चर, वो दो मुद्दों पे चलती है, ये फाइनेंशियल रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी। रिस्क, रिस्क ऑफ पेमेंट, कि भैया हम पेमेंट ऑब्लिगेशन जो हमारे ऊपर है ये हम कर पाएंगे कि नहीं, और जहां से भी पैसे उठा रहे हैं क्या आने वाले समय में उससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है कि नहीं। कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ हमारा जो भी सोर्स है, कॉस्ट ऑफ डेट, वो ज्यादा है कि कम है, ये सारी चीजें फाइनेंशियल रिस्क में आ जाती हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में मुद्दे के 3 टॉपिक आते हैं। अगर मैं कहूं कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूं तो 3 टॉपिक आते हैं जिसमें बच्चों की ऐसी तैसी हो जाती है। कैपिटल स्ट्रक्चर, और उसी में घूमते रहते हैं, फिर एक डिसीजन लेते हैं मिलके, जो आधी जनता लेती है हिंदुस्तान की, कि छोड़ देते हैं ये टॉपिक, ऐसी तैसी में जाए। क्यों छोड़ देते हैं भाई? नहीं छोड़ेंगे, अभी हम जिंदा है भाई, रुको 2 मिनट। तो पहला होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या होता है?
है ना। दूसरा एक टर्म आता है फाइनेंशियल लिवरेज, ये पढ़ेंगे। तीसरा आ जाता है कहीं ना कहीं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसको भी कवर करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन, प्रैक्टिकल पोर्शन सब कवर हो जाएगा इसी में। बस कैपिटल स्ट्रक्चर में इतना ही, और चौथा जो है वो है फैक्टर्स, वो तो सब में ही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर ये ऊपर की कहानी समझ में आ गई तो फैक्टर्स मेरे भाई हलवा पूड़ी है, जितनी खाते जाओगे खाते जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया हमारा कि हमने पढ़ लिया अभी तक क्या, कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, डेट और इक्विटी होता क्या है, डेट और इक्विटी में क्या फर्क होता है, किसमें रिस्क ज्यादा है, किसमें रिस्क कम है, किसकी कॉस्ट कम है, किसकी कॉस्ट ज्यादा है, ये सारी बातें। कैपिटल स्ट्रक्चर दो चीजों को अफेक्ट करती है, फाइनेंशियल रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी। ये हो गई बात। आगे अगले टॉपिक पे, अगला टॉपिक आता है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। देखो यहां तक अगर कहानी समझ में आई है, यहां तक कहानी अगर समझ में आ गई है तो फाइनेंशियल लिवरेज बड़ा आसान हो जाएगा। लिवरेज होता क्या है, वैसे मैं तो बताता हूं। लिवरेज माने होता है, अगर फाइनेंशियल लिवरेज का खाली एग्जांपल निकालो तो होता है कि एक तरीके से एडवांटेज है ना, इसे कहेंगे एडवांटेज। स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही होगी। लिवरेज, खाली लिवरेज, एडवांटेज होना किसी चीज का। फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल एडवांटेज, एडवांटेज है तुम्हारे पास किस चीज का, डेट का, यूज ऑफ डेट का। तो पहले तो लिवरेज की मीनिंग अगर देखोगे तो क्या लिखी होती है कि प्रपोर्शनेट ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल ऑफ द फर्म। सिर्फ पूरी डेट और इक्विटी मिला के, मैंने कहा इसका फॉर्मूला जो बनता है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, तो ये क्या डिफाइन करता है, प्रपोर्शनेट ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल ऑफ द फर्म। सर ये तो मीनिंग है, इसके आगे की कहानी बताइए, इसमें क्या करना है हमें। देखो समझो मेरी बात, लिवरेज तब मिलता है, हिंदी में समझ लो, ज्ञान की बात समझ में आ गई तो सारी किताबी ज्ञान एक बार में घुस जाएगा। फाइनेंशियल लिवरेज तब मिलता है जब तुम बाहर से बोरोड फंड उठाओ। बोरोड फंड उठा रहे हो यानी इंटरेस्ट देना पड़ रहा होगा, राइट। और बोरोड फंड उठाने के बाद तुम्हें अर्निंग पर शेयर में राइज देखने को मिले, यानी अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, शेयर होल्डर खुश है। ये हो गया फाइनेंशियल लिवरेज। लिवरेज मतलब हमें एडवांटेज मिल गया भाई, हमने बाहर से पैसा उठाया। डेट क्या होता है, लेस कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू इक्विटी, हमने पहले पढ़ा। हमने सस्ते में पैसा उठा लिया, अपनी स्टेक्स भी नहीं दिए, और अर्निंग पर शेयर बढ़ भी गया। हाउएवर फाइनेंशियल रिस्क जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन ये कंट्रोल में है तब तो बात ठीक है। अभी हमने बताया ना कि डेट के साथ और इक्विटी के साथ क्या फर्क होता है, कि डेट से अगर पैसा उठा रहे हो तो रिस्क ज्यादा है, कॉस्ट कम। इक्विटी से पैसा उठा रहे हो तो कॉस्ट ज्यादा है, रिस्क कम। तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या हुआ, लिवरेज तब होता है जब अपनी कैपिटल में हमने डेट से पैसा उठाया, और डेट से पैसा उठाने के बाद हमारी अर्निंग पर शेयर अगर बढ़ रही है तो लिवरेज मिल रहा है, घट रही है तो नहीं मिल रहा है। तो दो सिचुएशन होती है, एक फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, एक अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। कुल मिला के मकसद एक ही होता है मेरा बेटा, वो ये कि अर्निंग पर शेयर ईपीएस बढ़नी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब वो होना चाहिए, वो कब होगा, जब अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, शेयर होल्डर की जेब में पैसा जाएगा। चलो आगे देखो, तो ये हो गया फाइनेंशियल लिवरेज का हिंदी मीनिंग, अभी समझ लो। पहले तो देखो एक होता है ये फॉर्मूला, कुछ चीजें मैंने लिख के भेजाई हैं, ठीक है, ये याद करनी होगी। हमने कहा अगर तुम डेट और इक्विटी, मैंने यहां लिखा हुआ है, समझना मेरी बात, ये इसका मतलब क्या है, कह रहा है अगर आरओआर यानी रेट ऑफ रिटर्न, कितना पैसा लगाया उसके बाद जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा है इंटरेस्ट से, तो भाई ठीक है, हम इक्विटी से पैसा, डेट से पैसा उठा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर रेट ऑफ रिटर्न कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, तो भाई डेट से पैसा उठाओगे, नहीं उठाओगे। क्यों, क्योंकि यहां अर्निंग पर शेयर गिर रहा होगा। तो दो सिचुएशन है, एक तरफ डेट है, एक तरफ इक्विटी। तो डेट से पैसा कब उठाए, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना, मिक्स बिटवीन डेट एंड इक्विटी। तो कुल मिला के ये देखा जाता है कि अगर हमने रेट ऑफ रिटर्न मेजर किया डेट लेने के बाद, और ये दिख रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और इंटरेस्ट कम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल
मैंने कहा कि 10% है हमारा आरओआर यानी रेट ऑफ रिटर्न और 8% है हमारा इंटरेस्ट। तो इस सिचुएशन में क्या है कि अगला कह रहा है कि हाँ भाई आरओआई आरओआर इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट, तो हम भैया बड़े आराम से डेट से पैसा उठाएंगे और हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, अगर ये उल्टा हो जाए, मैंने कहा रेट ऑफ रिटर्न हो जाए 15% और इंटरेस्ट हो जाए 20%, तो भाई कमा 15 रहे गवा 20 रहे, ऑब्वियसली आरओआर या इज लेस देन इंटरेस्ट। तो इस सिचुएशन में डेट से पैसा उठाना पसंद करोगे? कहोगे और डेट ले लेंगे? हाँ, नहीं लेंगे भैया, नहीं लेंगे। और डेट क्यों लोगे? और डेट से पैसा लोगे? नहीं। अब इस सिचुएशन में क्या करोगे? इक्विटी से पैसा उठा लोगे। कहेंगे भैया क्यों उठाएं जब हमारी कमाई नहीं बढ़ रही है, ऊपर से क्या बोलते हैं फिक्स पेमेंट ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगी। तो ये जो दो सिचुएशन मैंने तुम्हें बताई हैं, एक सिचुएशन डिफाइन करती है फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, याद रखना, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज जब डेट उठाओ, मार्केट से पैसा भी उठाया और अर्निंग पर शेयर बढ़ गई। और वो कब होता है? जब ये चीज होती है रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट। जाहिर सी बात है जो कमा रहे हो वो ज्यादा है और ब्याज दे रहे हो कम है, तो फायदा ही हो रहा है ना। और ये होता है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल तब होगा मेजॉरिटी अगर तब भी तुम डेट से पैसा उठा रहे हो। तो ये अगर यहां मैंने इक्विटी लिखा है, यहां मैंने क्या लिखा था? यहां पर अभी इक्विटी लिखा था। इससे फायदा क्या होता है? यहां से अगर इक्विटी उठा रहे हो तो भी क्या होगा? अर्निंग पर शेयर दोनों ही सिचुएशन में बढ़ेगी। यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। मुद्दा क्या होगा? अर्निंग पर शेयर। अगर ऐसा कर रहे हो तो अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर जो एक शेयर से कमाई जनरेट हो रही है। और ऐसा करोगे इक्विटी से पैसा उठा रहे हो तो भी अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर रिस्क मैनेज कर लिया है। रिस्क मैनेज हो गया ना, इक्विटी से पैसा उठाया है तो अब भाई जाहिर सी बात है फाइनेंशियल रिस्क कवर हो गया हमारा कि नहीं हुआ। तो ये दोनों ही फाइनेंशियल सिचुएशन एक तरीके से फेवरेबल है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सिचुएशन है कि रेट ऑफ रिटर्न कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, बावजूद उसके मैंने डेट से पैसा उठाया है, तो यहां पर मेरा जो अर्निंग पर शेयर है वो डिक्लाइन करेगा, गिर जाएगा। इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा? इक्विटी से पैसा उठाऊंगा। ठीक, इसलिए मैंने यहां पर इक्विटी लिखा था। और अगर डेट लिख दूंगा तो वो अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज हो जाएगा। तो फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज तब जब डेट से पैसा उठाओ और ईपीएस बढ़ जाए, और अनफेवरेबल तब होता है जब डेट से पैसा उठाया और अर्निंग पर शेयर घट गया। इसलिए हमने यहां पर नहीं उठाया डेट से पैसा, हमने क्या किया? आरओआर इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट, तो इक्विटी से पैसा उठा लो, चुपचाप बचे रहोगे। दोनों ही सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है। कैपिटल स्ट्रक्चर का जो भी फंडा है वो ये है कि हमारी कमाई जो है शेयर होल्डर्स की वो बढ़िया बनी रहनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ही पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, पूरे चैप्टर का यही है। आई होप यहां तक समझ में आया। तो दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। एक रेट ऑफ रिटर्न का, उसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड इनटू 100, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू 100, ये जो भी है आपकी बुक में दिया जाता है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं? मैंने कहा 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए का मैंने उठाए हैं 10 रुपए ईच का शेयर, तो क्या होगा? मैंने कहा नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, तो 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना? 3 लाख, 3 4 5। ठीक, तो ये हो गया हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 3 लाख। तो इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स निकलते हैं। आई होप नंबर ऑफ शेयर्स सबको निकालना होता है, फिर भी नहीं आता है तो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल पोर्शन है। यही है जो सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। ठीक है, इसको खत्म करते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, दो एग्जांपल लिए हैं। पहले कंपनी एक्स, दूसरा कंपनी वाई, दोनों में अलग अलग सिचुएशन है। पहली चीज देख लो, मैं साफ साफ बोल देता हूं। एक है टोटल फंड यूज 30 लाख, इसमें भी 30 लाख है। इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम। टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट 30%। यहां पर ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख है और यहां पर ईबीआईटी 2 लाख है।
अब तीन सिचुएशन हर जगह की गई है। पहले वाले में डेट, पहले वाले सिचुएशन में कह रहा है कुछ भी नहीं डेट लिया है, दूसरी सिचुएशन में 10 लाख, तीसरी सिचुएशन में 20 लाख। सेम चीज डेट यहां पर देखो क्या है, सिचुएशन 1 में नील, 10 लाख, 20 लाख। हमें यह बताना होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा कि हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए। तो जैसे हमने पढ़ा था कि भाई सबसे पहली चीज क्या होता है, सबसे पहला होता है हमारा आरओआई। एग्जाम्पल 1 में देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। क्या पढ़ा था कि आरओआई ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है। आरओआई ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है, तो डेट से पैसा उठाएंगे। और उल्टा क्या होता है, आरओआई कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, तो डेट से पैसा नहीं उठाएंगे, तब इक्विटी से उठाएंगे। यही तो पढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं, तो मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। पहली सिचुएशन में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इतना है, टोटल फंड 30 लाख है। फॉर्मूला लगा देते हैं, चलिए। फॉर्मूला क्या होता है आरओआई का, कि भैया ईबीआईटी, पिछली पढ़ाया है, ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल इनटू 100। तो करके देखो, 4 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर क्या आ जाएगा, 13.3। ये आ रहा है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वापस जाएंगे, 13.3 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि भाई कमाई ज्यादा है, ये 13.3 है, ये 10% है, यानी डेट से पैसा उठाया जा सकता है। यहां पर अर्निंग पर शेयर क्या होगा, बढ़ रहा होगा। इसी चीज को प्रूफ कर देते हैं हम लोग सिचुएशन के हिसाब से। अब जो सिचुएशन हमारी 3 सिचुएशन है, हम तीनों सिचुएशन को प्रूफ करेंगे। 1 2 3, बड़े आराम से देखिएगा। 1 2 3। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3। 3 सिचुएशन थी। तो फॉर्मूला होता है हमेशा, सबसे पहले याद कर लो, एक दिया जाता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इतना आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना होता है, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये फॉर्मूला था। अब वापस आते हैं, चलो देखते चलो मेरे साथ साथ। पहली सिचुएशन में क्या है, डेट लिया है नील, कुछ डेट नहीं लिया है, तो फिर से ईबीआईटी हमारा 4 लाख दिया गया था। जब डेट नहीं लिया है तो ब्याज किसी बात का नहीं, लो भाई ब्याज कुछ नहीं। क्या आ रहा है हमारा, अर्निंग बिफोर टैक्स आ रहा है 4 लाख। अब उसमें से टैक्स कितना था, अब टैक्स परसेंटेज देखो कितना दिया गया था, टैक्स रेट 30% था। तो 30% मतलब 3 4 12, 1,20,000। 1,20,000 माइनस करोगे, 4 में 1 गया, 3 में 2 गया, तो 3 में 2 गया, 2,80,000 ये आ गया। अब ये 2,80,000 क्या है हमारा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। सब टैक्स वैक्स देने के बाद जो आया वो। अब जिसके पास जो टैक्स वैक्स देने के बाद, सरकार का पैसा निकालने के बाद जो भी बचता है वो किसका होता है, मालिक का, यानी शेयर होल्डर्स का। तो अब इसमें से हम निकालेंगे अर्निंग पर शेयर। वही सेम फॉर्मूला, कितने शेयर्स थे, 30 लाख की हमारी टोटल कैपिटल थी जो हमने उठाया था। 30 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, 30 लाख डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ शेयर, ईच शेयर, अमाउंट ऑफ ईच शेयर क्या था, 30 लाख डिवाइड बाय 10, तो आ जाएगा 33 लाख। ठीक है, तो ये कर दोगे, आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर्स, और इससे हमारा आंसर आ रहा होगा हमारा लगभग 0.93। ठीक, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये पहले सिखा दिया है। अब दूसरी सिचुएशन में आओ। दूसरी सिचुएशन में कितना डेट लिया गया था, 10 लाख, और तीसरी सिचुएशन में डेट लिया गया था 20 लाख। ठीक, साफ साफ लिख देते हैं 20 लाख, बस ये याद रखना है। अब सारी चीजें सेम चलती चलेंगी। देखो भाई फटाफट, 4 लाख हमारा ईबीआईटी था, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट। अब 10 लाख का डेट लिया है,
10 लाख पे डेट कितना परसेंट लगेगा, इंटरेस्ट कितना है 10%। 10% लगाएंगे, 10 लाख पे 10% हो गया 1 लाख, माइनस कर दोगे क्या आएगा 3 लाख। 3 लाख में से 30% टैक्स दे देंगे, टैक्स रेट यहां पर लिख लेना ऐसे करके 30% टैक्स रेट, 10% इंटरेस्ट रेट। तो 30% टैक्स रेट क्या आ रहा है हमारा 90,000। 3 लाख में से 90 गया 2,10,000। $2,10,000, ठीक है। अब ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब सेम चीज अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, इसका आंसर आ रहा होगा 1.05, ठीक है। एक मिनट, 3 लाख था, 3 लाख का कितना 30%, 90,000, ठीक 1.05 ये हो गया। सेम चीज आएगी हमारी, सेम चीज आएगी हमारी थर्ड सिचुएशन में। थर्ड सिचुएशन में कितना डेट लिया गया था भाई, थर्ड सिचुएशन में 20 लाख लिया गया था। तो फिर से ईबीआईटी कितना था 4 लाख। अब 20 लाख का लोन लिया है तो 20 लाख का 10% हो गया 2 लाख, माइनस कर दोगे क्या आएगा 2 लाख। 2 लाख का हमारा क्या आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से टैक्स दे दोगे, कितना था टैक्स 30%, 30% 3 2 6 60,000, निकाल दोगे क्या आएगा 1,40,000, ठीक। सेम प्रोसेस अर्निंग पर शेयर निकालने का। अब आंसर जो आएगा वो आएगा 1.40, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो अब यहां पर क्या पता चलता है कि जब कुछ डेट नहीं लिया था, यहां पर डेट क्या था नील, और यहां क्या था डेट 10 लाख, यहां क्या था डेट 20 लाख, डेट था 20 लाख। जब कुछ डेट नहीं लिया तब अर्निंग पर शेयर 0.93 थी। 10 लाख का डेट लिया 1.05 हो गई, 20 लाख का डेट लिया 1.40 हो गई। यही तो पढ़ा था ना भाई कि इस सिचुएशन में यही तो पढ़ रहे थे कि जब जब आरओआई ज्यादा होगा, इंटरेस्ट कम होगा, डेट से पैसा उठाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों से अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तीनों सिचुएशन देखोगे क्या हो रहा है। जब डेट कुछ नहीं लिया था 0.93, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डेट का अमाउंट बढ़ रहा है अर्निंग पर शेयर हमारा बढ़ रहा है। ये हो गया हमारा प्रूफ पॉइंट कि आरओआई ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है, डेट लेंगे। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 है, सेम चीज है, बस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख रुपए दिया गया है। क्या ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो? हां बिल्कुल ट्राई करोगे, क्योंकि करना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल अप्रोच। अगला टॉपिक जो है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, वो स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी तक सारी कहानी पढ़ ली कि जब आरओआई ज्यादा होता है, इंटरेस्ट कम होता है, तो डेट से पैसा उठाते हैं। आरओआई कम होता है, इंटरेस्ट ज्यादा होता है, आरओआई ज्यादा होता है और इंटरेस्ट कम होता है तो डेट से उठाते हैं। इंटरेस्ट ज्यादा होता है, आरओआई कम होता है तो डेट से इक्विटी से पैसा उठाते हैं। मुद्दे का गेम होता है कि अर्निंग पर शेयर बढ़ना चाहिए। सारी बातें हमने पढ़ ली। अब फैक्टर्स पे आते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की अच्छी है कि नहीं? अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, इनफ्लो आउटफ्लो कैश का अच्छा है, तब अपनी ओनरशिप नहीं देंगे, तब हम इक्विटी से पैसा उठा लेंगे, सॉरी डेट से पैसा उठा लेंगे। और अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? रिस्क नहीं उठाएंगे, इक्विटी से पैसा उठा लेंगे। ठीक। दूसरा है आईसीआर और डीएससीआर। देखो फर्क समझना। मैं पहले आईसीआर और डीएससीआर का सिंपल मीनिंग बताता हूं। आईसीआर मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डीएससीआर का मतलब डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में मतलब कमाई का कितना हिस्सा तुम्हारा इंटरेस्ट में चला जाता है, ये होता है आईसीआर। और दूसरा होता है कमाई का कितना हिस्सा तुम डेट कवर करने में लगा देते हो, होता है डीएससीआर। तो एक तरफ क्या होता है, सिर्फ इंटरेस्ट की बात होती है, और दूसरी तरफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट की बात होती है। प्रिंसिपल अमाउंट की बात होती है। अब जितना ज्यादा ये रेशियो होगा, जितना ज्यादा ये रेशियो है, कंपनी के पास उतनी ताकत है वो बोरो कर ले और एक्स्ट्रा अमाउंट पैसा ले सकती है और उसको बोरोइंग मिल सकती है। तो हायर द डेट सर्विस रेशियो और आईसीआर, हायर द रेशियो इट इज, हायर द बोरोइंग्स। ठीक है। अगर ये रेशियो हाई है तो बोरोइंग्स यानी डेट ज्यादा होगी। अगर ये रेशियो लो है ना, हाई बोरोइंग मतलब क्या है? हाई
डेट, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई अच्छा है, मैंने कहा आरओआई डेट से अच्छा आ रहा है, अभी पढ़ चुके हैं। हाई है आरओआई तो डेट से पैसा उठाएंगे, लो है आरओआई तो इक्विटी से पैसा उठाएंगे, यही तो पढ़ रहे थे, बड़ा सिंपल सिंपल है। कॉस्ट ऑफ डेट, अब देखो कॉस्ट ऑफ डेट किस पे इफेक्ट करती है, मैंने कहा ये जितना भी शेयर डिबेंचर इशू करते हैं, सॉरी जितना भी डिबेंचर्स लोन वगैरह इशू किया जाता है, ये सब इसकी भी एक कॉस्ट होती है, ठीक है। अब ये जब तक मेरे अर्निंग पर शेयर को इफेक्ट नहीं कर रही है तब तक हम इससे उठा लेंगे पैसा डेट से, और जैसे ही कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा होने लगेगी, हायर कॉस्ट ऑफ डेट, तो अर्निंग पर शेयर डिक्लाइन करेगा, ऑटोमेटिकली हम डेट से पैसा नहीं उठाएंगे। हाई कॉस्ट ऑफ डेट तो इक्विटी, लो कॉस्ट ऑफ डेट तो डिबेंचर्स या डेट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, टैक्स रेट, टैक्स रेट किस पे लगता है भाई, टैक्स रेट यहां पर बताया जाता है डिविडेंड से, कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो हाई टैक्स देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली तुम डिविडेंड से फाइनेंस रेज नहीं करोगे। और अगर, अरे यार, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो डिविडेंड पे टैक्स लगेगा, डिविडेंड पे टैक्स अगर ज्यादा है तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे हम, तब क्या करेंगे, हाई टैक्स रेट ऑन डिविडेंड, अगर ये टैक्स हाई है तो डेट से पैसा उठाएंगे, डेट क्या हो जाएगा, चीप हो जाएगा। और अगर टैक्स रेट कम हो रहा है तो भाई जाहिर सी बात है इक्विटी से पैसा उठाएंगे, क्यों लेंगे रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क नहीं उठाएंगे। नेक्स्ट होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सेम चीज जैसे कॉस्ट ऑफ डेट थी वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है। अब इक्विटी से पैसा उठाना है तो भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि अर्निंग पर शेयर मेरा गिर रहा है कि बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो ठीक है, गिर रहा है तो नहीं ठीक है, तब हम डेट से पैसा उठाएंगे। हाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट के पास चले जाओ, लो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो इक्विटी से पैसा उठा लो, क्लियर। फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस, भैया शेयर डिवेंचर इन सबसे पैसा उठाओगे तो फ्लोटेशन कॉस्ट, कागज पत्तर का खर्चा, कि शेयर ब्रोकरेज देनी है, अंडरराइटर कमीशन देनी है, सारी चीजें जो होती हैं, अब ये जितनी ज्यादा होती जाएंगी उतना ही लेस अट्रैक्टिव सोर्स होता जाएगा। तो हायर फ्लोटेशन कॉस्ट, जब फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इक्विटी की तरफ मूव कर लेंगे, ठीक है। और फ्लोटेशन कॉस्ट कम है, फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो डेट की तरफ कर लेंगे, और फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो इक्विटी की तरफ। क्यों, बैंक से लोन लेने जाओगे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, एक फाइलिंग का खर्चा जो होगा वो होगा, और कोलेटरल जो तुम्हें देनी होगी वो होगा। लेकिन अगर इक्विटी से पैसा उठाना है तो भैया तुम्हें अंडरराइटर्स को पैसा देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, चार्जेस देना पड़ेगा, कोई चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट, रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क कैसा रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, कैसा रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। अगर फाइनेंशियल रिस्क कंट्रोल में है बाबू तब तो तुम डेट से पैसा उठा लोगे, कि फाइनेंशियल रिस्क कम है डेट से पैसा उठा लिया, और फाइनेंशियल रिस्क कंट्रोल में नहीं है, लग रहा है कि हम फिक्स पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तब हम कहां से उठाएंगे, इक्विटी से। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से होती है, जैसे जैसे डेट से पैसा उठाते जाओगे, जैसे जैसे लोन से पैसा उठाते जाओगे, तुम्हारी बोरोइंग कैपेसिटी कम होती चली जाएगी। अब भाई पहले 5 लाख का लोन लिया, फिर 3 लाख का और ले लिया, फिर उस धीरे धीरे लोन बढ़ता जा रहा है, जब लोन बढ़ता जाएगा तो तुम और किसी से लोन मांगने जाओगे, देगा, वो कहेगा नहीं भैया तुम्हारे ऊपर तो पहले ही से बहुत सारा लोन चढ़ा हुआ है, तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मेंटेन हो पाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी तब तक मेंटेन रहती है जब तक तुम अपना अर्निंग पर शेयर देख रहे हो। तो डेट के साथ क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट कम हो जाता है, कि हमें फिक्स पेमेंट ऑब्लिगेशन करनी ही करनी है, हमारा बढ़ना ही बढ़ना है, फिक्स पेमेंट ऑब्लिगेशन बढ़ जाएंगी हमारी, लेकिन इक्विटी के साथ ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, कंट्रोल, कंट्रोल कंसीडरेशन, वोटिंग राइट किसके पास होते हैं, शेयर होल्डर के पास। अगर तुम्हें कंपनी को लग रहा है कि वो अपने वोटिंग राइट्स डाइल्यूट कर सकता है, कंट्रोल डाइल्यूट कर सकता है, तो भाई वो इक्विटी से उठा लेगा। और अगर उसको लग रहा है कि कंपनी वोटिंग राइट, अगर मेरे को लग रहा है मेरी कंपनी के पास इतनी ताकत है कि मैं पेमेंट लोन लेके बाहर से पैसा उठा के चुका सकता हूं, तो मैं क्यों अपने ओनरशिप दूंगा, तब मैं क्या करूंगा, डेट से पैसा उठा लूंगा। कंट्रोल लूज करना है, डाइल्यूट करना है, इक्विटी से पैसा उठाओ। कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना है, सब कुछ अपने पास रखना है, तो इक्विटी से पैसा, डेट से पैसा उठाओ। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कह रहा है कहीं से भी पैसा उठाओ, इक्विटी, डेट, डिबेंचर, शेयर, प्रेफरेंस, कहीं से भी पैसा उठाओ। दो चीजों को याद रखना, एक कंपनीज लॉ, दूसरा सेबी।
इनकी गाइडलाइंस फॉलो करके ही पैसा उठाया जा सकता है। बस ये होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तीसरा होता है 13th है स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट कंडीशन हर चीज में जैसे चलती चली आ रही है कि अगर मार्केट बूम पर है तो भाई हम इक्विटी से पैसा उठाएंगे, मार्केट डिप्रेशन में है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है तो हम लोन ले लेंगे, डिबेंचर से पैसा उठाएंगे। ये होता है स्टॉक मार्केट कंडीशन। आखिरी है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। अपना पैसा उठाने से पहले दूसरों का कैपिटल स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए। ये भी नहीं होता है कि अगर दूसरी कंपनीज अच्छा खासा डेट उठा रही है तो हम भी उठा लें, ऐसा नहीं होता है। सबको अपना अपना फाइनेंशियल रिस्क मैनेज करना चाहिए। की टर्म क्या है? फाइनेंशियल रिस्क। तो यहां पर भी याद रख लेना, ये पॉइंट किससे रिलेट करता है? फाइनेंशियल रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। खत्म कहानी। ये हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट। अगला टॉपिक है फिक्स्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल और मीनिंग इनका। ये भी खत्म करते हैं फटाफट। चलिए